वेलकम टू प्राउड टू बी ए नर्स। आज मैं लेके आया हूँ इन्फेक्शंस। आज का टॉपिक है इन्फेक्शंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन्फेक्शन क्या होता है? द इन्वेजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया, वायरसेस एंड पैरासाइट्स दैट आर नॉट नॉर्मली प्रेजेंट विद इन द बॉडी। एन इन्फेक्शन मे कॉज नो सिम्टम्स एंड बी सब क्लिनिकल और इट मे कॉज सिम्टम्स। तो इन्फेक्शन क्या होता है? इन्फेक्शन होता है, एक अटैक होता है और मल्टीप्लिकेशन होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, जो कि बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरसेस हो सकते हैं, पैरासाइट्स हो सकते हैं। दैट आर नॉर्मली प्रेजेंट विद इन दी बॉडी। दैट आर नॉट नॉर्मली प्रेजेंट विद इन दी बॉडी मीन्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होते हैं। एन इन्फेक्शन मे कॉज नो सिम्टम्स। तो ये भी हो सकता है कि कोई इन्फेक्शन सिम्टम ना कॉज करे, या भी सब क्लिनिकल हो। सब क्लिनिकल भी एसिम्टोमेटिक ही होता है और इट मे कॉज सिम्टम। तो सिम्टम्स कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो कॉजेज ऑफ इन्फेक्शन क्या क्या हो सकते हैं? वायरसेस, जो हमने बात की थी अभी, वायरॉइड्स, प्रायंस, बैक्टीरिया, नीमाटोड्स, आर्थ्रोपॉड्स, फंजाई, अदर माइक्रो पैरासाइट्स। तो हम टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन देखते हैं। टाइप ऑफ इन्फेक्शन: प्राइमरी इन्फेक्शन, इनिशियल इन्फेक्शन विद पैरासाइट। तो प्राइमरी इन्फेक्शन क्या होता है? इनिशियल इन्फेक्शन विद पैरासाइट मीन्स स्टार्टिंग ऑफ इन्फेक्शन मीन्स जो फर्स्ट इन्फेक्शन होता है वो इनिशियल इन्फेक्शन होता है, प्राइमरी इन्फेक्शन। नाउ सेकेंडरी इन्फेक्शन: प्राइमरी इन्फेक्शन लोअर्स द रेजिस्टेंस ऑफ द होस्ट एंड लेटर गेट्स इन्फेक्शन विद अनदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो सेकेंडरी इन्फेक्शन क्या होता है? अगर हमारी बॉडी में पहले से प्राइमरी इन्फेक्शन है तो वो क्या करेगा? हमारे इम्यून सिस्टम को लो करेगा। लोअर्स द रेजिस्टेंस ऑफ द ह्यूमन ऑफ द होस्ट, तो हमारे इम्यून सिस्टम को लो करेगा और इन्फेक्शन करेगा अनदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसका एग्जांपल भी दिया हुआ है, न्यूमोनिया। तो ये होता है सेकेंडरी इन्फेक्शन। अब री इन्फेक्शन क्या होता है? इन्फेक्शन विद द सेम पैरासाइट इन द सेम होस्ट। तो री इन्फेक्शन मतलब है कि सेम पैरासाइट से दोबारा इन्फेक्शन हो गया हो एक ही उसी होस्ट में, तो होता है री इन्फेक्शन। और क्रॉस इन्फेक्शन क्या होता है? पेशेंट सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज एंड न्यू इन्फेक्शन इज सेट अप फ्रॉम अनदर सोर्स, एग्जाम्पल कोल्ड। मतलब क्रॉस इन्फेक्शन क्या होता है? अगर पेशेंट किसी और डिजीज़ से सफ़र कर रहा है और उसे न्यू इन्फेक्शन हो रहा है, मतलब किसी को कोई और डिजीज़ है और साथ में उसे कोल्ड हो रहा है, ये होता है क्रॉस इन्फेक्शन। अब नोजोकोमियल क्या होता है? नोजोकोमियल इन्फेक्शन होता है क्रॉस इन्फेक्शन अकरिंग इन हॉस्पिटल। इसका एग्जांपल है न्यूमोनिया। ये मोस्ट कॉमन नोजोकोमियल इन्फेक्शन है। iatrogenic और फिजिशियन इंड्यूस्ड इन्फेक्शन, तो ये क्या होता है? iatrogenic मीन्स ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। तो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट भी इन्फेक्शन होता है, उसे कहते हैं iatrogenic और फिजिशियन इंड्यूस्ड इन्फेक्शन। इन्फेक्शन एक्वायर्ड ड्यूरिंग थेरापेटिक और इन्वेस्टिगेटिव प्रोसीजर। तो प्रोसीजर्स के वक्त इन्फेक्शन आ सकता है बॉडी में। और फोकल इन्फेक्शन क्या होता है? इन्फेक्शन एट लोकलाइज साइट्स लाइक अपेंडिक्स एंड टॉन्सिल्स, एग्जाम्पल टॉन्सिलाइटिस मीन्स किसी स्पेसिफिक लोकलाइज साइट में होने वाला इन्फेक्शन फोकल इन्फेक्शन होता है। तो अपेंडिक्स में क्या होगा? अपेंडिसाइटिस। सब क्लिनिकल क्या है? क्लिनिकल सिम्टम्स ऑफ एन इन्फेक्शन आर नॉट एपरेंट, एग्जाम्पल एसिम्टोमेटिक गोनोरिया इन मैन। तो गोनोरिया होगा। सब क्लिनिकल में क्या होगा? गोनोरिया होगा जो कि एसिम्टोमेटिक होगा, मीन्स इन्फेक्शन ऐसा होगा जो कि एसिम्टोमेटिक होगा, उसे कहेंगे सब क्लिनिकल इन्फेक्शन। नाउ लोकल इन्फेक्शन: इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर लिमिटेड टू अ रिलेटिवली स्मॉल एरिया ऑफ द बॉडी, मीन्स अटैक करेगा रिलेटिवली स्मॉल एरिया पे। इसका एग्जांपल है पस। तो पस हो जाता है बॉडी में, तो वो एग्जांपल हुआ कहीं कहीं पे पस हो जाता है, स्किन में भी कभी कभार हो जाता है, तो वो एग्जांपल हुआ लोकल इन्फेक्शन का। अब सिस्टमिक में क्या है? स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी बाय लिम्फ एंड ब्लड, एग्जांपल मीजल्स। तो मीजल्स हो गया सिस्टमिक इन्फेक्शन का एग्जांपल। नाउ मिक्स्ड इन्फेक्शन क्या होगा? टू और मोर माइक्रोब्स इन्फेक्टिंग द सेम टिश्यू
एग्जाम्पल ई कोलाई एंड फ्रेजाइलिस। तो मिक्स्ड इन्फेक्शन में होता है दो से ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्ट करते हैं सेम टाइप ऑफ टिश्यू को। एक्यूट इन्फेक्शन में क्या होगा, हैव अ शॉर्ट ड्यूरेशन फेरेंजाइटिस। तो एक्यूट इन्फेक्शन में शॉर्ट ड्यूरेशन का इन्फेक्शन होता है। और क्रोनिक इन्फेक्शन क्या है, हैव ए लॉन्ग ड्यूरेशन। इसका एग्जांपल है ट्यूबरक्लोसिस। और पायरोजेनिक इन्फेक्शन क्या हुआ, पस फॉर्मिंग। तो पायरोजेनिक इन्फेक्शन में पस फॉर्म होगा और ये होता है, इसका एग्जांपल है स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए। अब है फल्मिनेटिंग इन्फेक्शन, अकर सडनली विथ सीवियर इंटेंसिटी। तो ये सडन ऑनसेट होता है इन्फेक्शन का और ये विथ सीवियर इंटेंसिटी होता है। इसका एग्जांपल है सेरिब्रोस्पाइनल मेनिंजाइटिस। अब है लेटेंट इन्फेक्शन, पैरासाइट आफ्टर इन्फेक्शन रिमेन्स इन लेटेंट और हिडन फॉर्म एंड प्रोड्यूसेस क्लिनिकल डिजीज व्हेन द होस्ट रेजिस्टेंस इज लोअर्ड। तो अगर पैरासाइट को पहले को इन्फेक्शन हो चुका है तो वो लेटेंट और हिडन फॉर्म में क्या कहते हैं, बॉडी में छिपा रहता है और प्रोड्यूस करता है क्लिनिकल डिजीज जब इम्यून सिस्टम लो हो जाता है बॉडी का। इसका एग्जांपल है टाइफॉइड फीवर। अब इसके मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन क्या होते हैं, मीन्स ये कैसे फैलता है, इन्फेक्शन कैसे फैलता है। तो पहला है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, हैंड्स एंड क्लोथिंग, कंटामिनेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स, डस्ट, एरोसोल्स। तो जो कोरोना वायरस है वो है एयरबॉर्न ड्रॉपलेट से फैलता है, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन। और ओरल से फैल सकता है इन्फेक्शंस। मैं इस समय कोरोना की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इन्फेक्शंस की बात कर रहा हूँ। और पेरेंट्रल रूट और हॉस्पिटल एक्वायर्ड रूट, हॉस्पिटल एक्वायर्ड मोड। हॉस्पिटल एसोसिएटेड इन्फेक्शंस, तो हम बात कर लेते हैं हॉस्पिटल एसोसिएटेड इन्फेक्शंस, मीन्स वो इन्फेक्शंस जो हॉस्पिटल से एसोसिएटेड होते हैं। यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, आरटीआई रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, जीआईआई गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, आई इन्फेक्शंस हो सकते हैं, वुंड, अदर इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन कंट्रोल कैसे करते हैं, मेन चीज़ है कि इन्फेक्शन अगर हो जाए तो फिर ट्रीट किया जाता है और इन्फेक्शन कंट्रोल भी तो कर सकते हैं। तो इसके एग्जांपल्स हैं आइसोलेशन एंड बैरियर प्रिकॉशंस। तो हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए, आइसोलेशन करना चाहिए। अगर कोई पेशेंट इन्फेक्टिव है तो उसे आइसोलेट कर देना चाहिए। और डीकंटामिनेशन ऑफ इक्विपमेंट्स जो होते हैं उनको डीकंटामिनेट करना चाहिए। और प्रूडेंट यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स, हैंड वॉशिंग, ये सबसे मेन स्टेप होता है इन्फेक्शन कंट्रोल का। 90% तक इन्फेक्शंस हम रोक सकते हैं बाय हैंड वॉशिंग। और लास्ट है डीकंटामिनेशन ऑफ इन्वायरमेंट, तो इसमें स्टरलाइजेशन आ जाता है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो इसका ट्रीटमेंट अगर कोई इन्फेक्शन बैक्टीरियल है तो एंटीबैक्टीरियल होगा, एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स से ट्रीट करेंगे। अगर कोई इन्फेक्शन वायरल है तो एंटीवायरल से ट्रीट करेंगे। और अगर कोई इन्फेक्शन फंगल है तो उसे एंटी फंगल से ट्रीट करेंगे, एंटी फंगल एजेंट। और बहुत से इन्फेक्शंस ऐसे भी हैं जिनका ट्रीटमेंट अभी तक नहीं आया है। HIV एड्स है और कोरोना का अभी तक कोई भी ट्रीटमेंट नहीं आया है। अब बात करते हैं नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन की। तो इन्फेक्शंस दैट आर एक्वायर्ड इन हॉस्पिटल 48 आवर्स और मोर आफ्टर एडमिशन। तो अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है तो उस वक्त उसको अदर कोई इन्फेक्शन नहीं है और उसे 48 आवर्स और उसके बाद अगर उसे कोई इन्फेक्शन होता है तो वो नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन होता है।
Approx 9% of patients will suffer from an infection whilst in hospital. Risk increases with length of stay. मीन्स 9% ऑफ पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि अगर वो हॉस्पिटल में लंबे वक्त के लिए रुकते हैं तो उन्हें इन्फेक्शन, नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन होने के चांसेस होते ही हैं 9% तक। डिवाइस एसोसिएटेड इन्फेक्शन, अब बात करते हैं डिवाइस एसोसिएटेड इन्फेक्शन की। तो ए डिवाइस एसोसिएटेड इन्फेक्शन इज एन इन्फेक्शन इन अ पेशेंट विद अ डिवाइस एग्जाम दैट इज सेंट्रल लाइन वेंटिलेटर और इंडवेलिंग यूरिनरी कैथेटर दैट वाज इन यूज within the 48-hour period before onset of infection. If the interval since discontinuation of the device is longer than 48 hours, there must be compelling evidence that infection was associated with device use. Means device associated infection वो होते हैं जो कि सेंट्रल लाइन वेंटिलेटर और इंडवेलिंग यूरिनरी कैथेटर से फैलते हैं। अगर कोई प्रोसीजर हो रहा हो या सेंट्रल लाइन किसी पेशेंट की पड़ी हो, कोई पेशेंट वेंटिलेटर पे हो या उसे कैथेटर, यूरिनरी कैथेटर पड़ा हो, तो उस डिवाइस में भी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि इन्फेक्शन कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। अब बात करते हैं बायोफिल्म्स। अभी मैंने कहा था कि कैथेटर में और ट्यूब में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? बायोफिल्म्स। बायोफिल्म्स आर माइक्रोबियल कम्युनिटीज लिविंग अटैच्ड टू अ सॉलिड सपोर्ट, एग्जाम्पल कैथेटर्स, अदर मेडिकल डिवाइसेस। तो अदर मेडिकल डिवाइसेस, कैथेटर्स और ट्यूब्स में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कम्युनिटी बना के रहते हैं उन्हें बायोफिल्म्स कहते हैं। बायोफिल्म्स आर इन्वॉल्व इन अप टू 60% ऑफ नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन। तो अप टू 60% ऑफ नोज़ोकोमियल इन्फेक्शंस इन्हीं बायोफिल्म्स की वजह से होते हैं। अब रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन होने के? ऑपरेटिव सर्जरी, किसी की सर्जरी हुई हो, इंट्रावेस्कुलर एंड यूरिनरी कैथेटराइजेशन पड़ा हो, और मैकेनिकल वेंटिलेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अदर रिस्क फैक्टर इंक्लूड ट्रॉमेटिक इंजरीज, बर्न्स, एज, इम्यूनोसप्रेशन एंड एग्जिस्टिंग डिजीज़। तो सबसे इसमें मेन कॉमन क्या होता है? सबसे ज़्यादा चांस होते हैं मैकेनिकल वेंटिलेशन, इसमें वेंटिलेटर के थ्रू होता है निमोनिया। वेंटिलेटर एसोसिएटिव निमोनिया सबसे मोस्ट कॉमन होता है इन्फेक्शन। तो चलिए उसकी बात कर लेते हैं। वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, पेशेंट्स रिसीविंग कंटिन्यूस मैकेनिकल असिस्टिंग वेंटिलेशन हैव 6 to 21 times the risk of acquiring nosocomial pneumonia compared with patients not receiving ventilator support। तो अगर कोई पेशेंट वेंटिलेटर पे है और एक कोई पेशेंट वेंटिलेटर पे नहीं है, तो जो पेशेंट वेंटिलेटर पे है उसको 6 to 21 टाइम्स ज़्यादा चांसेस होते हैं निमोनिया होने के बजाय उसके जो वेंटिलेटर पे नहीं है। अब बात कर लेते हैं निमोनिया केसेस अकाउंट फॉर 15 to 20% ऑफ नोज़ोकोमियल इन्फेक्शंस। तो जो नोज़ोकोमियल इन्फेक्शंस होते हैं टोटल, उसमें 50 to 20% निमोनिया के ही केसेस होते हैं, बट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर 24% ऑफ एक्स्ट्रा हॉस्पिटल डेज एंड 39% ऑफ एक्स्ट्रा कॉज। अब पेशेंट को वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया हो चुका है तो अब क्या होगा? 24% ऑफ एक्स्ट्रा हॉस्पिटल डेज को रुकना पड़ेगा और 39% ऑफ एक्स्ट्रा चार्जेस उसे देने होंगे अपने ट्रीटमेंट के लिए। अब नोज़ोकोमियल निमोनिया इज एसोसिएटेड विद मोर्टेलिटी रेट अप टू 50% इन आईसीयू। तो जो आईसीयूज में वेंटिलेटर पे जो पेशेंट होते हैं, अगर उन्हें निमोनिया हो गया, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया अगर उन्हें हो गया, तो 50% चांसेस तो है कि वो ना बच सकें, क्योर ना हो सकें। अब रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, किन किन में बहुत जल्दी वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया हो जाता है? इंट्यूबेशन, एंडोट्रैकियल ट्यूब पड़ा हो, स्पेशली दोज विद नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब्स, और साथ ही में नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब भी पड़ा हो, एल्डरली पेशेंट्स जिनकी एज बहुत ज़्यादा हो, क्रॉनिक लंग डिजीज़, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स के एनी ऑफ द अबव पेशेंट टेकन H2 ब्लॉकर्स और एंटासिड। तो H2 ब्लॉकर्स का एग्जाम्पल
आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, कोई भी एक H2 ब्लॉकर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्राइटेरिया फॉर द डायग्नोसिस, अब वीएपी की डायग्नोसिस कैसे करते हैं? और कोई पेशेंट है, उसको फीवर हो गया हो, वेंटिलेटर पे हो, उसे फीवर हो गया हो, उसे कफ भी आ रहा हो, डेवलपमेंट ऑफ पुरुलेंट स्पूटम हो। पुरुलेंट स्पूटम मीन्स येलो और ग्रीन स्पूटम होता है जिसमें पस होता है, और ए सजेस्टिव ग्राम स्टेन एंड पॉजिटिव कल्चर्स ऑफ स्पूटम, ट्रैकियल एस्पिरेट, प्लूरल फ्लूइड और ब्लड। तो ग्राम स्टेन होगा, उसमें पॉजिटिव कल्चर्स आएंगे स्पूटम के, ट्रैकियल एस्पिरेट के और प्लूरल फ्लूइड के और ब्लड के। तो इसका मीन्स है वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया उससे हो गया है। नाउ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, परफॉर्म हैंड वॉशिंग बिफोर एनी प्रोसीजर। तो हैंड वॉशिंग सबसे मेन प्रिवेंशन होता है। अगर आपने हैंड वॉशिंग कर ली तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि 90% तक आप इन्फेक्शन रोक सकते हैं। तो अगर आप कोई भी प्रोसीजर करें तो हैंड वॉशिंग ज़रूर करें। वियर ग्लव्स, हर प्रोसीजर करने से पहले ग्लव ज़रूर पहने। इससे क्या है, पेशेंट को भी इन्फेक्शन नहीं होता है और ना ही पेशेंट से आपको इन्फेक्शन मिलता है। प्रॉपर क्लीनिंग एंड स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन ऑफ रीयूजेबल इक्विपमेंट। तो अगर कोई इक्विपमेंट ऐसा है जिसे रीयूज़ किया जा रहा है पेशेंट के लिए, तो उसे प्रॉपर क्लीन करना चाहिए, स्टरलाइज करना चाहिए। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।